हाय गाइस, वेलकम टू ऑफिसर्स करियर एकेडमी। आपको पता ही है कि एमपीएससी राज्य सेवा उसका मेंस अभी सब्जेक्टिव हो गया है, तो उसके हिसाब से अपने को प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। और जो बच्चे यूपीएससी और एमपीएससी साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए आंसर राइटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अगर आपकी प्री निकल भी गई है और आपको लिखना ही नहीं आता है तो तो वो बात नहीं बनेगी। तो अभी से ही अपने को क्या करना है, आंसर राइटिंग स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आज अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, व्हाट इज द क्वेश्चन, फ्रॉम द क्लोज इकोनॉमी टू मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट? द एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन रोल ऑफ स्टेट इन द इकोनॉमी was a mistake of policymakers, right? India could have developed much better if private sector was allowed a free hand right from the beginning. तो उसको क्या करना है अपने को क्रिटिकली एग्जामाइन। तो सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं और देखना है कि क्वेश्चन में डिस्कस बोला है या क्रिटिकली एग्जामाइन बोला है। तो उसके हिसाब से इंट्रो बॉडी कंक्लूजन आएंगे। तो देखिए फिर तो हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं अभी। व्हाट इज द क्वेश्चन, द एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन रोल ऑफ स्टेट इन द इकोनॉमी। एंड स्टार्टिंग में क्या हुआ था 1950s टू 1980s में, तो अपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उन्होंने स्टेट में जो बहुत ज़्यादा पावर थी, यानी प्राइवेटाइजेशन बहुत कम था, यानी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट ज़्यादा थे, सोशलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस था, राइट? वॉज अ मिस्टेक ऑफ पॉलिसी मेकर। यानी जो पॉलिसी मेकर्स थे उस जमाने में, फॉर एग्जाम्पल अंडर द नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी मिस्टेक। एंड कुड हैव डेवलप मच बेटर इफ प्राइवेट सेक्टर वाज अलाउड अ फ्री हैंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर वो कहते हैं कि 1950s और 1980s तक ही प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंस क्रिएट किया जा सकता था, उनको अलाउड किया जा सकता था, तो इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी हो सकती। तो हमें इसे क्रिटिकली एग्जामिन करना है, अगर ये राइट है रॉन्ग है क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी क्रिटिकली एग्जामिन आएगा तो हमें क्या करना है, उसमें इंट्रो लिखना है, उसके बाद उसके पॉजिटिव्स, उसके बाद नेगेटिव्स, उसके बाद चैलेंजेस, सॉल्यूशन एंड वे फॉरवर्ड, ऐसा उसका स्ट्रक्चर रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द व्हाट इज द मॉडल आंसर फॉर दिस, आई विल टेल यू, एंड लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो दिस इज द इंट्रो, ठीक है। इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी. Important institutions such as PSUs, railways are under government control and other under private control. Okay. तो अभी तो मिक्स्ड इकोनॉमी है फ्रॉम द 1991। जो सैप था, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, राइट? और अपना एलपीजी रिफॉर्म हुआ था 1991 को। उसके बाद हम मिक्स इकोनॉमी कहलाया जाता है। मैक्सिमम फोकस अभी थोड़ा प्राइवेट सेक्टर पे चल रहा है, ठीक है। पर ड्यूरिंग द 1950s टू 1990s इंडिया फेसिंग प्रॉब्लम सच एज, तो अभी इंट्रो लिख दिया, आप इसका इंट्रो और आपके हिसाब के नॉलेज से मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। इससे भी अच्छा इंट्रो लिखा जा सकता है, ठीक है। ड्यूरिंग 1950s एंड 1990s इंडिया फेसिंग प्रॉब्लम सच एज, ठीक है। तो आप तभी क्या था, लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज ही कम थे, उसकी प्लानिंग भी अच्छी नहीं थी, ठीक है। आपको पता होगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वर इन्फेंट, तो आपको पता होगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, राइट? तो सेकंड 5 ईयर प्लान में जब इसको महालोनोबिस मॉडल भी कहा जाता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे फोकस किया था। पर तभी क्या हुआ था, वो इन्फेंट थी, ठीक है। यानी उनको अगर तभी ही वो सेक्टर अगर अपने बाहर के देशों के लिए ओपन कर दिया रहता था तो उनका डोमिनेंस क्रिएट हो जाता था और हमें हमारी जो इंडस्ट्री थी वो फिर से स्लेव बन जाती थी फॉरेनर के हैंड में, ठीक है। तो उसके बाद वो थर्ड पॉइंट क्या है, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस फेमाइन, राइट? तो 1966 ड्यूरिंग द 1966-65 शॉर्टेज ऑफ फूड था, फेमाइन था, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपको पता ही होगा, तो तब हमने यूएसए से मदद मांगी थी, राइट? आपको पता है द PL 480 प्रोग्राम। तो तभी बहुत दिक्कत की बात थी उस जमाने में, क्योंकि इंडिया वॉज अ इन्फेंट डेमोक्रेसी, ओके। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी अपन ने मिक्स किया पैरा प्लस स्टेटमेंट्स, यानी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, जो एग्जामिनर है
उसको इजी जाना चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि इतने सारे पेपर रहेंगे, ठीक है। तो एग्जामिनर का मूड कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, उसके बीवी के साथ झगड़े हो गए होंगे, अपने को पता क्या है। तो अपने अगर बहुत अच्छा लिखा है यानी कन्विंसिंग और फिजिबल डिजिबल, तो एग्जामिनर को इजी जाएगा। आगे देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री टू डू इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इट शुड हैव रॉ मटेरियल, ओके, स्ट्रॉन्ग कोर इंडस्ट्री, ओके। तो जैसे कि आयरन एंड स्टील, गुड कैपिटल, मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर गुड्स। तो सबसे पहले वही था। तो इंडिया को क्या कहा जाता है कि इंडिया वाज इनिशियली एग्रीकल्चर का एम्फेसिस बहुत ज़्यादा था, कृषि प्रधान देश हमें कहा जाता है। तो उसके बाद आता है सेकंड स्टेज, फर्स्ट एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग, तो उसके बाद आता है सर्विस सेक्टर, ओके। तो फॉर इंडिया को क्या कहा जाता है कि इंडिया ने जंप कर दिया फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू सर्विस सेक्टर, ओके। तो उसकी वजह से अपना जो मैन्युफैक्चरिंग जो डायमेंशन है वो अच्छे से ग्रो नहीं हुआ है, ठीक है। तो तभी क्या बोलते हैं, क्या कोई भी इकोनॉमी है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, रॉ मटेरियल, कोर इंडस्ट्रीज, आयरन स्टील, गुड कैपिटल, बिकॉज द बेसिक आर दिस। उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो अच्छी ग्रोथ होगी हर एक सेक्टर में, ठीक है। तो उसके बाद इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी यूज प्रोटेक्शनिज्म इन अर्ली फेज। तो यही बात कहना चाहता हूँ कि जो प्रोटेक्शनिज्म है दोस्तों, वो सबसे इम्पोर्टेंट था उस जमाने में, क्योंकि अगर प्रोटेक्शनिज्म ही नहीं रहता था तो अपनी जो लोकल इंडस्ट्रीज थी वो प्रोटेक्ट नहीं होती थी। फॉर एग्जांपल, अगर अभी फॉर एग्जांपल कोई आ गया, तो चाइनीज के जो माल आ रहा है इंडिया में, ठीक है, तो उनका जो प्राइस रहता है वो बहुत कम रहता है चाइनीज प्रोडक्ट का। तो इंडिया का उस प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो क्या हो रहा था कि चाइना और डंपिंग गुड्स इन इंडिया, ठीक है, इन दिस फेज, अभी के फेज में, अभी 2010 ऑनवर्ड्स। तो अगर चाइना को पहले, यानी ऐसी चाइना नहीं था तभी इतना अच्छा, तो यूएसए, यूके वगैरह, किंतु अगर हमने अलाउड कर दिया रहता था उस ज़माने में, तो हमें बहुत दिक्कतें आती थी, हमारी इंडस्ट्री अच्छे से ग्रो नहीं होती थी, और फिर हम और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो रहते हैं पीछे चले जाते थे। अभी प्रोटेक्शनिज्म जो था 1950s to 1980s तक, उसको थोड़ा पर लाइसेंस राज भी बोलते हैं, उसके प्रोज भी है और कॉन्स भी है। तो उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री को ग्रो होने को फायदा हुआ। एंड जो इम्पोर्टेंट एम्फेसिस था सेल्फ रिलायंस अपने को मिला उससे। उसके बाद हम जाते हैं, महानोबलिस प्लान वॉज क्वाइट सक्सेसफुल टू नरिश कोर इंडस्ट्री एंड हेवी इंडस्ट्री। तो सेकंड 5 ईयर प्लान में जो महानोबलिस प्लान था उसका कंट्रीब्यूशन बहुत है आयरन इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्वेश्चन को देखना, उसको तोड़ना है क्वेश्चन को। अभी मैंने क्या लिखा है, इफ प्राइवेटाइजेशन डन अर्लियर देन, ठीक है। तो लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का, यानी गो डायरेक्टली अपने को क्वेश्चन को एड्रेस करना है, खत्म करना है, क्योंकि अपने को ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। उसके बाद क्या है, इफ प्राइवेटाइजेशन डन अर्लियर देन नो टाइम फॉर डोमेस्टिक कैपिटलिस्ट टू डेवलप देमसेल्फ एट पार विद द फॉरेन कैपिटलिस्ट, ओके। तो हमारे जो धंधे वाले लोग हैं, यानी जो बिजनेसमैन है, उनको अच्छा लोकल इंडस्ट्री जो चलाते हैं, उनको टाइम चाहिए था ना इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करने के लिए, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन उस ज़माने में अच्छा नहीं था। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी थी, मे अनेबल इंडियंस टू बाई चीपर फॉरेन गुड्स। तभी टेक्नोलॉजी का भी बहुत प्रॉब्लम था, ठीक है। देयर मे बी नो वैल्यू ऑफ इंडियन गुड्स, ओके, वैल्यू नहीं रहती थी, क्योंकि अपनी वो क्वालिटी ही नहीं रहती थी ना। कोई कस्टमर क्या है, आप जब कोई दुकान में जाते हो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कम कीमत में चाहिए। फिर उसके लिए क्या चाहिए कि अच्छी टेक्नोलॉजी अच्छी होंगी तो इफिशियंसी अच्छी बढ़ेगी, उसके प्राइस भी अच्छा हो सकता है, ठीक है। कैन लीड टू लो नेशनल इनकम एंड लेस GDP, तो तभी उसके हिसाब से कम रहता था, ठीक है। पर ड्यूरिंग राजीव गांधी एरा प्राइवेटाइजेशन स्टार्टेड बट इन इम्प्लिसिट मैनर। तो राजीव गांधी का जो एरा था 1985 ऑनवर्ड्स, आफ्टर द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी जी, ही वॉज द फादर ऑफ इंडियन IT रिवॉल्यूशन। वो बहुत बड़े ग्रेट इंसान थे राजीव गांधी जी। उन्होंने इंडियन IT रिवॉल्यूशन स्टार्ट की।
At the end of 1990s, Indian industry were better in terms of infrastructure, capital, human resources. It is also, which was important, goes to this policy for easily adaptation of LPG reforms. यानी LPG reforms डायरेक्टली हम अडेप्ट नहीं कर सकते, उनका कंट्रीब्यूशन राजीव गांधी को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने 1980 अराउंड 85 में साइंस टेक डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था, कंप्यूटर को ज़्यादा बढ़ावा दिया था, तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सेक्शन में अपने फॉरेनर्स भी अलाउ कर दिए थे। तो 1991 में फिर आफ्टर द क्राइसिस एलपीजी रिफॉर्म्स स्टार्ट किए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। सो जाते हैं क्वेश्चन के पास। तो हमने देखिए स्टार्टिंग में इंट्रो रख दिया, तो हमने क्या क्वेश्चन को कैसे एड्रेस किया है कि क्लोज इकोनॉमी थी, फिर वो मिक्स इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, क्लोज इकोनॉमी टू मिक्स इकोनॉमी। तो कैसे स्टार्टिंग में तो मिस्टेक नहीं थी, हमने क्या क्रिटिकली एग्जाम में क्या किया, इंट्रो लिख दिया, फिर व्हाट वी डू 1950 और 1990s तक हमारी इंडिया की इंडस्ट्री की सिचुएशन कैसी थी वो हमने सबसे पहले एड्रेस की। फिर वो जो स्टेट का कंट्रोल था वो अच्छा था या बुरा था वो फिर एड्रेस किया है। उसके बाद अगर प्राइवेटाइजेशन उस ज़माने में होता था तो वो अच्छा था या बुरा था वो हमने एड्रेस किया है। तो लास्ट में हमने क्या किया है, वे फॉरवर्ड किया है कि एलपीजी को एडप्ट किया है। तो इन दिस वे यू शुड राइट द आंसर। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, जो बच्चे एमपीएससी वाले हैं, जो अभी ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी मराठी में अच्छे आंसर लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहूँगा। आज ये टॉपिक हो गया है, कल और दूसरा टॉपिक आएगा। तो ठीक है दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चलो फिर, टेक केयर, चलो बाय, मिलते हैं कल। थैंक यू।